आपने कभी सोचा है कि इंडिया के लॉज बनाता कौन है? क्या वो कोई एक इंसान है या कोई एक अथॉरिटी है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ अथॉरिटी? और अगर है भी कोई तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है? बस इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है आज आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो मैं आपकी अपनी सौम्या ओम प्रकाश आज आपको इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि हमारे भारत में लॉज जो है कौन बनाता है? तो देखो भाई, लॉज जो है वो 3 ऑर्गन मिलके बनाते हैं। अब ये तीनों ऑर्गन्स जो है एक ही टर्म के अंदर हम पढ़ते हैं और वो टर्म कौन सी है? तो दैट इज योर पार्लियामेंट। अंडरस्टूड? तो आज हम इसी पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पार्लियामेंट मैम? है क्या पार्लियामेंट? तो बहुत ही आसान है। पार्लियामेंट क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, राइट? एक ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी जो अपनी मर्जी से लॉ बनाती है, लॉ अमेंड करती है, लॉ खत्म कर देती है, राइट? अब आप कहोगे मैम ये तो ठीक है, पर लेजिस्लेटिव होता क्या है? तो चलो देख लो। लेजिस्लेटिव एक ऐसा ग्रुप है जिसको कौन ऑप्ट करता है? हम लोग ऑप्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो तो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास क्या है? एक अथॉरिटी है। अब आप कहोगे कि मैम सिटीजन ऑफ इंडिया के पास क्या अथॉरिटी है? तो वो है राइट टू वोट। अब इस राइट टू वोट से हम लोग क्या करते हैं? अपने मनपसंद लीडर को वोट करते हैं, राइट? और क्या करते हैं? उनको चूज कर लेते हैं, ठीक है? अब इन्हीं लीडर्स को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव कहा जाता है। यही लीडर्स क्या बनाते हैं? हमारे लिए लॉ बनाते हैं। यही लीडर्स क्या करते हैं? उस लॉ को अमेंड करते हैं। यही लीडर्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहा है लॉ, उसको क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव एक ऐसी बॉडी हो गई जिसको हम लोग चुन रहे हैं। मैं चुन रही हूं, आप चुन रहे हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, मेरे मम्मी, मेरे पापा चुन रहे हैं। और ये लीडर्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं? लॉ बना रहे हैं, लॉ बदल रहे हैं, लॉ को हटा रहे हैं। समझे? अब यहाँ पे एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए राइट टू वोट के बारे में। राइट टू वोट क्या है? 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है क्या दे सकता है? मतदान कर सकता है। चलिए, अब इसको क्या कहते हैं? दैट इज योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके अंदर ये कहा गया है कि देखिए कोई भी क्या है, अगर 18 से ऊपर का है, यानी 18 साल से ऊपर की उसकी उम्र है, तो वो वोट दे सकता है। उसका वोट वैलिड काउंट होगा। वो जिस भी लीडर को चाहता है वो कि वो लॉ बनाए, उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है? तो ये क्या होता है? आपका लेजिस्लेटिव। अब नेक्स्ट आप कहोगे कि मैम एग्जीक्यूटिव क्या लिखा हुआ है? देखिए, हम जब पॉलिटी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर हम गवर्नमेंट को डिवाइड करते हैं, तो ये 3 हमारे पास ग्रुप्स आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव आप समझ गए, एग्जीक्यूटिव समझिए। एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला ही ले लो, एग्जीक्यूट। क्या होता है एग्जीक्यूट का मतलब? कि कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करना, कोई भी चीज को एनफोर्स करना। इट मीन्स ये लोग अगर बनाने वाले हैं तो ये ग्रुप क्या है आपका? चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, चीजों को एनफोर्स करने के लिए है, ठीक है? अब आप कहोगे कि इनको कौन चुनता है? काम समझ आ गया, लेकिन इनको चुनता कौन है? तो ये सारे मेंबर्स चुने जाते हैं किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा। ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करती है? एग्जीक्यूटिव को चूज करती है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव को चूज क्यों किया जाता है? ताकि ये लॉ को क्या कर सके? आपका एनफोर्स कर सके। ये चीज आप अच्छी तरह याद रखेंगे। अब देयर वाज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम जहां पे पूछा गया था कि क्या लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से रिलेट करते हैं? यस, सो द आंसर इज
यस, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे कर रहे हैं? हम लोगों ने लेजिस्लेटिव चुनी, लेजिस्लेटिव ने एग्जीक्यूटिव चुनी, तो अगर लेजिस्लेटिव नहीं होगी तो एग्जीक्यूटिव नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एग्जीक्यूटिव को चुनने की अथॉरिटी है ही नहीं। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाता है जुडिशरी। नाउ व्हाट इज जुडिशरी? नाम से जे उठा लो और जे से आइडिया लगा लो, एक ऐसी बॉडी जो हमें क्या देती है? जस्टिस देती है। कब जस्टिस देती है? हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हो गया, हमारे साथ क्या हो गया, कुछ एब्यूज हो गया, तो यही जुडिशरी कहती है कि मैं सज्ज खड़ा हूं तुम लोगों को न्याय दिलाने के लिए। अब इस जुडिशरी में जस्टिस देते कौन कौन है? तो सबसे पहले आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, है ना, सबसे बड़ा कोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास कौन होते हैं? दैट इज योर हाई कोर्ट। अब आप कहोगे हाई कोर्ट के अलावा, तो वो होते हैं आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ये चीज आप प्लीज याद रखेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये तीनों का काम क्या है? जस्टिस दिलाना। ये जो जस्टिस है, ना ही वो लेजिस्लेटिव पे बेस्ड है, ना ही वो एग्जीक्यूटिव पे बेस्ड है। तभी कहा जाता है कि जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जो उसका मन होगा, जैसे उसका मन होगा, वो वैसे न्याय देगी। और अगर कोई भी लॉ जो है क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है, तो अंडर आर्टिकल 13 वो उसको क्या कर देगी? नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर देगी। अंडरस्टूड। अब आप लोगों को अंडर आर्टिकल 13 तभी समझ आएगा जब आपने पार्ट 3 पढ़ा होगा या फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी की होगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये तीनों चीजें जो है यहाँ पे समझ आ गई होंगी। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? आपने कहा कि चलो हम मान गए कि पार्लियामेंट है, लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, पर पार्लियामेंट की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, है ना? अब देखो, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें अलग है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसके बारे में कुछ और कहती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, पार्लियामेंट की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि राम राज्य जो है वैसा सिस्टम वापस आ जाए। अब आप कहोगे राम राज्य कैसे? जरा ध्यान से सोचिए। जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं और रामायण में जब हम राम जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि राम जी एक ऐसे राजा थे जो चाहते थे कि जैसे प्रजा चाहेगी वैसे ही डिसीजंस लिए जाएंगे। राइट? दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि जैसे प्रजा चाहेगी वैसे ही डिसीजंस लिए जाएंगे। और यही सेम चीज तो पार्लियामेंट में भी लिखी हुई है ना। यही सेम चीज तो अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी लिखी हुई है। आप कहोगे कैसे? प्रियम्बल की पहली लाइन पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम पावर किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास है। इट मीन्स संविधान भी तो यही कह रहा है ना कि जैसे मेरे भारतवासी चाहेंगे वैसा डिसीजन जो है लिया जाएगा। सो यहाँ से आप याद रख सकते हैं दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी में भी हम लोगों ने मॉडर्न से पढ़ा होगा कि हाँ ठीक है, मॉडर्न से हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी, बट टेक्निकली अगर बात करें तो राम जी भी हमें यही बात बताकर गए थे। अब ये तो हो गई मेरी पर्सपेक्ट की बात। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कहा गया है जरा वो भी देख लो। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये कहा गया था कि देखिए, ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे लॉज बनाए जिससे इंडियंस बहुत ही ज़्यादा क्या थे? परेशान थे। अब इसी परेशानी के बीच में हुआ क्या कि कुछ फ्रीडम मूवमेंट्स जो है शुरू हो गए। इस फ्रीडम मूवमेंट्स को देखते हुए लोगों ने क्या करना एक्सक्यूज मी इसी फ्रीडम मूवमेंट को देखते हुए हुआ क्या कि लोगों ने जितने भी ब्रिटिश के रूल्स थे उसके तरफ क्या करने लगे? क्रिटिसिज्म जो है शो करने लगे। और इसी क्रिटिसिज्म की वजह से हुआ क्या कि हम लोगों ने 1947 में आज़ादी ले ली। जब हम लोगों ने आज़ादी ली तो हमें पता चला कि अब हमारी क्या है? कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ एस्पिरेशंस हैं, और वो शायद से तभी पूरी हो पाएंगी जब हमारे पास क्या हो? एक अथॉरिटी हो जो हमारे लिए सही लॉ बनाए। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ अथॉरिटी में कौन लोग बैठेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, वही लोग ना जिनको क्या होगी? नॉलेज होगी।
राइट। अब कोई ऐसे को बिठा दो जिसको पता ही नहीं है लॉ क्यों बनाने हैं, लॉ किन किन बेसिस पे बनाने हैं, तो हो गया इंडिया का बेड़ा गर्क, ठीक है। और उस टाइम पे लोगों ने कहा कि शायद से हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितने उस टाइम के लीडर्स को नॉलेज है। तब ये कॉन्सेप्ट आया दैट वी नीड अ अथॉरिटी जो हमारे लिए क्या बनाएगी, लॉज बनाएगी। और देख लीजिए पार्लियामेंट करती भी वही है, क्या रिप्रेजेंट करती है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक सेटअप, वही बताया, मॉडर्न में भी कहा है और राम राज्य में भी यही बात कही गई है। आगे देखिए कि कोई भी कंट्री को क्या चाहिए, लॉ बनाने के लिए, पास करने के लिए वी नीड पार्लियामेंट, ठीक है। एक क्या चाहिए हमें, अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, जो इंश्योर करेगी दैट वी आर देयर फॉर यू, ठीक है, व्हेनेवर यू नीड एनी लॉ वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। ये बात भी ये पार्लियामेंट ही क्या करती है, इंश्योर करती है। आगे अगर हम बात करते हैं, भारत की डाइवर्सिटी को भी दर्शाती है। देख लो भाई, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है ना, और उस रिजर्वेशन के साथ हर धर्म के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं। इट मीन्स कोई भी लॉ बन रहा है ना, तो उसमें हर कल्चर, हर धर्म, हर तरीके का इंसान क्या कर रहा है, अपना इनपुट दे रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं एज पर द नीड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। खुद सोचो, हमें नीड थी तभी इतने सारे अमेंडमेंट्स आज हुए हैं, राइट। नेक्स्ट, हमारे लॉज को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपके दो सवालों का जवाब तो आपको मिल गया कि मैम देखिए, हमें अब पता लग गया पार्लियामेंट वो अथॉरिटी जो लॉ बना रही है, जो लॉ एग्जीक्यूट कर रही है। पार्लियामेंट होती क्या है, पता लग गया। पार्लियामेंट चाहिए क्यों है, पता लग गया। अब पार्लियामेंट के अंदर कौन है वो भी तो देख लो। पार्लियामेंट के अंदर आते हैं ये तीन ऑर्गन्स, पहली लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, तीसरी प्रेसिडेंट। यहां पे सारी चीज क्लियर है। चलो नाउ व्हाट इज लोकसभा, ठीक है, आगे भी बताऊंगी, थोड़ा सा बट ब्रीफ दे देती हूं। व्हाट इज लोकसभा, अगर मैं लोकसभा की बात करती हूं, लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब एक ऐसा घर, ठीक है, एक ऐसी सभा जिसको किसने चुना है, हम लोगों ने चुना है। इट मीन्स अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा क्या है, एक तरीके की लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, जिसमें जितने भी लोग हैं उनको कौन चुन रहा है, मैं चुनती हूं, आप चुनते हैं, ठीक है। और राज्यसभा क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी जो क्या कर रही है, इन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट कर रही है, पहली चीज। दूसरी अगर मैं बात करती हूं तो इनके मेंबर्स को यही लोग चुन रहे हैं। इट मीन्स राज्यसभा आपकी क्या है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करती हूं तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कि इनको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, राइट। इनकी अप्रूवल के बिना अगर हम बात करें तो बहुत सारे बिल्स पास नहीं होते हैं। ना व्हाई आई एम सेइंग बहुत सारे बिल्स, बिकॉज कुछ ऐसे बिल्स हैं जिसमें हमें प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, कुछ ऐसे बिल्स हैं जिसमें कंपल्शन होती है प्रेसिडेंट को कि आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको अप्रूव ही करना पड़ेगा, इसलिए ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यही वो प्रेसिडेंट है जिनको अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, आपके चीफ कमांडर हैं। अब आप कहोगे कि मैम चीफ कमांडर किसके हैं, तो भाई याद रखिए आर्मी, नेवी और आपकी एयर फोर्स के क्या हैं, ये चीफ कमांडर है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स क्या आते हैं, आपके पार्लियामेंट में आते हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो बेझिझक होकर आंसर दे देना कि पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट भी है, राइट। ये आपके क्या हैं, PYQ हैं। मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ सो दैट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में वो कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, कोई भी स्कोप ऑफ डाउट जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, अगर हम बात करते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिफाइंड, कि पार्लियामेंट जो है
वो किस आर्टिकल के अंदर डिफाइन किया गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है दैट इज योर आर्टिकल 79। जो अभी हमने डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ी, जो अभी हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पढ़ा, जो हमने जुडिशरी पढ़ा, या अगर मैं बात करती हूँ कि कितने ऑर्गन्स होते हैं, उन सब का जो हिंट है वो कहाँ पे है, इस 79 आर्टिकल में है। अगेन ये क्या है, आपका PYQ है, जो आपको साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, आजो चलो आगे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। नाउ मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देने वाली हूँ, मैं ऑलरेडी ही पीछे बता चुकी हूँ कि पार्लियामेंट के पास 3 ऑर्गन्स होते हैं, ऑप्शन 4 है, जो वहां पे नहीं था दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सो इसको क्या करना है, आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्शंस का। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो हम पार्लियामेंट के ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, इलेक्शन पे कहाँ से आ गए? रुक तो जाओ जरा, मैंने क्या कहा कि लोकसभा इज लेजिस्लेटिव, राइट, राज्यसभा इज एग्जीक्यूटिव। ओके, यहाँ पे भी राइट टू वोट का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी राइट टू वोट का इस्तेमाल हुआ है। जिस जिस प्रोसेस में राइट टू वोट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। तो भाई आगे पढ़ने से पहले इलेक्शन तो देख लो क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इलेक्शन, राइट, एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन। पहले हम कैटेगरीज पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे। कैटेगरी बहुत सिंपल है, पहले होती है डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन ले लेते हैं, PM इलेक्शन ले लेते हैं बिकॉज वो सबसे इजी है एंड आप लोग बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई इलेक्शन कंडक्ट कराना है हमने, ठीक है, एंड PM इलेक्शन है एंड हमारे पास क्या है, 3 कैंडिडेट्स हैं, राइट। अब 3 कैंडिडेट्स है तो सबसे पहले तो मैं खुद को ही कैंडिडेट बनाना चाहूंगी। सो पहला कैंडिडेट कौन हो गया, सौम्या मैम हो गई, चलिए ठीक है, ओके। अब दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे कौन हो गया, तो हमने बोल दिया कि चलिए एक कैंडिडेट ले लेते हैं जिनका नाम क्या है, अतुल सर, राइट। अब आप कहोगे कि 2 कैंडिडेट में तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा और स्पाइस अप करो ना, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और कैंडिडेट ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, युग, राइट। तो नाउ यू हैव 3 कैंडिडेट्स, ठीक है, सौम्या मैम, अतुल सर एंड युग सर, ये याद रखना, ठीक है। अब इन तीनों कैंडिडेट को ऐसे सामने लाके खड़ा कर दिया, ठीक है, हम तीनों ने भाषण दिया कि भाई हम अच्छे PM बनेंगे, ठीक है, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, और इन सारी चीजों को सुनकर सिटीजन ऑफ इंडिया ने, यानी आप लोगों ने क्या दिए, वोट दिए, राइट। अब वोट का 40% तो देखो भाई मैं खुद को ही दूंगी, राइट, क्यों, बिकॉज देखो मैंने बहुत अच्छी स्पीच दी, मैंने प्यार से स्पीच दी और सारे लोग कन्विंस हो गए, ठीक है। बचे कौन, ये दोनों बच गए, एक को 30% मिला और एक को 30% मिला, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला देयर आर मल्टीपल कैंडिडेट्स, ठीक है। इन मल्टीपल कैंडिडेट्स को वोट किसने किया, आप लोगों ने वोट किया, है ना, अपनी मर्जी से वोट किया, अपने पर्सपेक्टिव से वोट किया। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोच के वोट किया गया होगा, अतुल सर या युग सर को क्या सोच के वोट किया गया होगा, ठीक है, बट सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव थे और वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, कि सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्टली वोट करता है, अगेन जनरल पब्लिक जो है वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। चलो अब एक बात और बोलूं, ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। इसको मैं जरा जल्दी समझाना चाहूंगी कि कैसे जल्दी होता है। हमारे पास क्या है, वोटर ID कार्ड है, ठीक है। अब जब इलेक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जाते हैं ऐसे कार्ड दिखाते हैं, वो कहते हैं जाओ अंदर वोट दे के आओ, गए EVM प्रेस किया और बाहर आ गए। कौन सा तुमने बड़े बड़े पन्नों पे कुछ लिखा है ना, कौन सा तुमसे हल चलवाए, नहीं चलवाए ना, तो इजी हो गया एंड ये क्या हो गया, फास्टर हो गया, अंडरस्टूड। तो ये याद रखना।
अब जो मैंने आपको पीछे इनडायरेक्टली समझाई थी, रेशियो ऑफ 40%, 30% एंड 30% को हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज FPTP, राइट। नाउ व्हाट इज FPTP? तो दिस इज योर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि देखो मैक्सिमम काउंट ऑफ वोट जिसको मिल जाएंगे ना, वो क्या है, जीत जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन आया था जिसमें आप लोगों को ट्रिक किया गया था, उसमें लिखा गया था कि ये जो FPTP प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि अगर 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं तभी कोई कैंडिडेट जीतता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहती हूं, यहां पे कंडीशन नहीं दी गई है कि इतने % से ज्यादा आएगा, तो यहां पे सिर्फ ये कहा है मैक्सिमम जो होगा वो क्या है, जीत जाएगा। अब एक छोटी सी चीज और सोचो, पीछे में क्या करती, 3 कैंडिडेट की जगह 4 ऐड कर देती, एक और ऐड कर दो, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है आरुषि मैम, ठीक है, चलो उनको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता कि एक को 30% मिला, राइट, फिर दूसरे को 30 मिला, फिर तीसरे को क्या है 20 मिला, और ये कह लो 19%, और एक को 21 मिला। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या हो रहे थे, टाई हो रहे थे। तो यही पॉइंट मैं समझाना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि किसी को भी क्या मिले, ज्यादा वोट मिले, 50% से ज्यादा मिले, नहीं, अगर आपके मैक्सिमम भी हैं तो आप जो हो जीत सकते हो। अब एक चीज और जो कह रहे हैं कि मैम अब यहाँ पे तो फिर अतुल सर और युग सर का क्या हो गया है, टाई हो गया है एज पर द सेकेंड एग्जाम्पल। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या है, टाई हो गया है। यहाँ पे कास्टिंग वोट जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। अब कास्टिंग वोट क्या प्रोसेस होता है, डिसाइडिंग वोट जो होता है, ठीक है, कुछ मेंबर्स क्या हैं, डिसाइड करेंगे कि इनके पास 30 है, इनके पास 30 है, हम किसके साथ जाना चाहते हैं, तो उसको कास्टिंग वोट का क्या है, प्रोसेस यहाँ पे बोला जाता है, राइट। तो अब आपको कास्टिंग वोट का भी समझ आ गया, अब आपको FPTP भी समझ आ गया, डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो भी समझ आ गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देयर आर सम एग्जांपल्स। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो भी डायरेक्टली क्या है, इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पंचायत तो आपको पता होगा कि पंचायत आई कैसे। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है DPSP। DPSP किस में है आपका, पार्ट 4 में है, ठीक है। DPSP क्या बोलता है कि स्टेट पॉलिसीज बनेंगे। इसमें हमने क्या कर दिया, 3 कैटेगरीज डिवाइड कर दी थी, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, गांधीयन एंड लिबरल। तो जो इसकी सेकेंड कैटेगरी है जो क्या है आपका गांधीयन, उसमें ये कॉन्सेप्ट कहा गया था कि देखिए जो अर्बन और रूरल एरिया है दोनों की नीड ऑफ गवर्नमेंट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, रूरल एरिया के लिए एक अलग सी सेल्फ गवर्नमेंट जो है चाहिए, और उसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्या बना था, पंचायत जो है बनी थी, राइट। अब जब रूरल एरिया के लिए क्या है आपकी पंचायत बनी, तो हमने कहा कि अर्बन एरिया ने कुछ गुनाह किया है, नहीं किया है ना, तो इसलिए इनको भी क्या दे दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है दे दी गई थी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। व्हाट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन नाउ, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिए, इलेक्टेड बंदे ले लिए कि आप लोगों ने वोट डाल दिए हैं, ठीक है, और कुछ 4 से 5 लोग जो हैं वो लीडर्स बन गए हैं, ठीक है। अब 4 से 5 में कौन होंगे, देखो सबसे पहले तो मैं अपना नाम लिखूंगी, ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो गया, सौम्य यानी मैं। दूसरे वही लोग ले लो, अतुल सर ले लीजिए, ठीक है, युग सर ले लीजिए, फिर आप आरुषि मैम ले लीजिए, ठीक है, एंड हम एक और कैंडिडेट ले लेते हैं, तो वो कौन है, तवनीन मैम, चलिए, ठीक है। तो ये 5 क्या हैं जिनको आप लोगों ने ऑलरेडी क्या कर लिया है, इलेक्ट कर लिया है डायरेक्टली बाय वोटिंग, ओके। अब इन 5 के ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको इलेक्ट करने की, एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करने की। तो जब आपके चुने गए लीडर्स क्या करेंगे,
फर्दर किसी लीडर को इलेक्ट करेंगे तो उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, बिकॉज यू आर टेकिंग पार्ट इन दिस इलेक्शन बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, यही बात लिखी गई है देखो कि यहाँ पे जनरल पब्लिक जो है वो नहीं होती है, राइट। अगर हम बात करते हैं तो वो इनडायरेक्टली प्रेजेंट होती है। यहाँ पे वोट्स कौन देता है, एमपीज और जो एमएलएज हैं वो आपके वोट को कास्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लो कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा क्या है, स्लो होता है, क्वाइट ऑब्वियस। अब आप लोगों के दिमाग में देयर इज अ इमेज दैट हमें सौम्या मैम को चुनना है, हमें अतुल सर को चुनना है, हमें युग सर को चुनना है, हमें आरुषि मैम को चुनना है। क्लियर होना, कोई भी आपका XYZ रीजन हो, डजंट मैटर, आप लोग क्लियर हो। ठीक है, अभी हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सडनली, तो हमें तो सोचना पड़ेगा कि कौन ऐसे इंसान जिसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छे हो, कौन ऐसे इंसान जिसके एनालिसिस अच्छे हो, कौन ऐसे इंसान जो कॉर्पोरेट करके हमारे साथ क्या है काम कर सके। अंडरस्टूड? तो इन सारी चीजों को सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज अ बिट स्लोअर। ठीक है, एंड यस इट्स कॉम्प्लेक्स, बिकॉज खुद सोचो, अगर इन लीडर्स ने गलत डिसीजन ले लिया, गलती से कभी कोई गलत लॉ एग्जीक्यूट हो गया तो क्या होगा, है ना। गलत लॉ सारे सिस्टम को खराब कर सकता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल्स क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ क्वालिफिकेशंस है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, ये सिलेक्शन हुआ है, ये वो अपॉइंट हुए हैं, क्या हमने किया, नहीं किया, सो दैट वाज योर इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस से क्या हुए हैं, वो इलेक्ट हुए हैं। अंडरस्टूड? वाइस प्रेसिडेंट है, क्या मैंने इलेक्ट किए, आपने इलेक्ट किए, नहीं किए, स्टिल वो हैं, इट मीन्स उनकी भी इलेक्शन हुई है, उनकी भी अपॉइंटमेंट जो है हुई है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा के मेंबर्स मैं ऑलरेडी ही बता चुकी हूं आपको ये, एंड नेक्स्ट क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स। अब आ जाओ टाइप ऑफ इलेक्शंस पे। ठीक है, दो कैटेगरीज हो गई, 3 टाइप ऑफ इलेक्शन होती है, हिंट में यहीं दे देती हूं। एक होता है जनरल इलेक्शन, ठीक है, एक होता है बाय इलेक्शन, राइट, और अगर एक बात करती हूं तो एक होता है मिड टर्म इलेक्शन। ओके, नाउ जनरल वर्ड से ही बहुत सादा लग रहा है, सादे इलेक्शन मैम, जो बहुत ठंडे ठंडे से इलेक्शन, ऑल्दो ये मत कहना कि मैम इलेक्शन बहुत ज़्यादा ऐसा कूल प्रोसेस है, नहीं भाई, बहुत दंगे हो जाते हैं कि हमारे लीडर जीते हैं, हमारे लीडर नहीं जीते हैं, राइट, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। ओके, जनरल इलेक्शन बहुत ही बेसिक तरीके का इलेक्शन, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझती हूँ। मोदी सरकार कितनी बार आ गई है, आ गई है ना, वोट किन्होंने दिया, आपने दिया है ना, कितने साल के बाद दिया, 5-5 साल के बाद दिया है ना, इसी को जनरल इलेक्शन कहते हैं। बस ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। जब जब मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, ठीक है, 5-5 साल के इंटरवल पे वोट दिए हैं, उसी को जनरल इलेक्शन जो है कहा जाता है। अंडरस्टूड? याद रखिएगा, सेम चीज यहां लिखी गई है। इलेक्ट होते हैं मेंबर्स लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव के, हर 5 साल बाद क्या है, ये कंडक्ट कराया जाता है। पहला बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 1951-52 में होता। लोग सोचते हैं कि 47 में आजाद हो गए थे तो तभी हो गए थे, नहीं, वी टुक टाइम, हमने इनैक्ट करने में संविधान को टाइम लगा दिया, ठीक है, फिर समझने में, उस प्रोसेस को अडेप्ट करने में टाइम लगा दिया। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट, जनरल इलेक्शन में वही बात है, ठीक है, एंड स्टेट, ये पॉइंट है, कंट्री एंड स्टेट दोनों ही पार्टिसिपेट करती है। ये मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ क्यों लिखा गया है, बिकॉज जब मैं कंट्री लेवल पे बात करती हूँ तो हमारे पास PM इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेवल पे बात करती हूँ हमारे पास CM इलेक्शंस होते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा होगा कभी जिंदगी में भी तो पता होगा कि PM के रोल्स एंड CM के रोल्स में देयर इज सिमिलैरिटी। ठीक है, ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट आते हैं मिड टर्म इलेक्शन। अब मिड टर्म इलेक्शन कैसे है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। हुआ क्या कि ये हमारी है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में कौन बैठे हैं, बीजेपी बैठे हैं, ठीक है। बीजेपी क्यों बैठे हैं, बिकॉज बीजेपी के पास क्या है, मेजॉरिटी है, इसीलिए बैठे हैं, है ना, और ये मेजॉरिटी कॉन्जिक्यूटिवली चलती आ रही है। ध्यान से सोचो, एक दिन लोकसभा के मेंबर्स हैं ना, हम तो नहीं देते मेजॉरिटी, और उन्होंने मेजॉरिटी विड्रॉ कर ली,
और बीजेपी के पास कितने बच गए, सिर्फ 49% ऑफ लोग जो है बच गए। यहां पे सरकार कोलैप्स हो जाएगी, यहां पे सरकार खत्म, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी वैसे ही दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, एक पॉइंट यहां याद रखना कि ये हर 5 साल बाद नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा हुआ कि 5 साल तक ये गवर्नमेंट चलनी थी, बट जैसे ही 2.6 ईयर कंप्लीट हुए वैसे ही क्या हो गई, मेजॉरिटी विड्रॉ हो गई। तो 2.6 ईयर्स के बाद क्या होगा, री इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। बिकॉज देखो, देयर इज अ नीड ऑफ अथॉरिटी, जो लॉ बनाए, हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वापस से री इलेक्शन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, सेम चीज यहां पे लिखी गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। ओके, देखो सारी चीजें यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में गिवन है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। मेजर रीजन उसका यही है कि आप लोग ना नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए डेटा यहाँ पे है, समझा मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू रही हूँ, एंड आई नो आपको सब समझ आ रहा है। ठीक है, देखो जो लोग सिंसियर होके बैठकर पढ़ रहे होंगे, हाथ में क्या होगा, एक पेन होगा, किताब होगी, सिंसियर होके चेयर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, देखो वो तो अच्छी तरह नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आलसी बच्चे भी होंगे जो बिस्तर में ऐसे लेटे पड़े होंगे बस मम्मी को दिखाने के लिए कि हाँ मम्मी हम पढ़ रहे हैं, जो बीच बीच में उबासी भी ले रहे होंगे। ठीक है, उनके लिए भी ठीक है कि तो नोट्स हैं यहाँ पे, समझ लो, जब एक्टिव फील करो। ठीक है, तो इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना, इफ यू वांट स्क्रीनशॉट लेने हो तो वो ले लेना। ठीक है, तो आपके लिए नोट्स हैं, लेकिन समझा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू रही हूँ। ओके, आ जाओ आगे। नेक्स्ट मिड टर्म इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 1998 में क्या हो गया था, सेम कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट हुई, एंड जिसकी वजह से हमें मिड टर्म इलेक्शन जो है कंडक्ट कराने पड़े। आगे आ जाइए, बाय इलेक्शन। दिस इज माय फेवरेट इलेक्शन। ठीक है, मतलब नॉट सो फेवरेट, द कॉन्सेप्ट इज फेवरेट, मेरा नाम जो है वो फेवरेट है। ठीक है, कैसे, बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें अभी बोलती हूँ बाय बच्चों, तुम कहोगे चलो ठीक है मैम हम चलते हैं, बाय बाय, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने तुम्हें कहा चलो बच्चों बाय, तो तुम जा रहे हो, तुम्हें लगा मैं जा रही हूं। इट मीन्स ऐसे इलेक्शन जो तब कंडक्ट कराए जाएंगे जब कोई अथॉरिटी जा रही है। बिल्कुल सही पकड़े हो। ठीक है, चलिए अब बाय इलेक्शन, बाय बाय कब हो सकता है, सबसे पहले रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन क्या हुआ, एक दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, उन्होंने कहा कि यार मेरे को जरा मजा नहीं आ रहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने में। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, लो मेरा इस्तीफा, मैं जा रहा, टाटा बाय बाय। राइट, सो पहला सीट वेकेंट कब हो सकती है, जब कोई क्या दे दे, रेजिग्नेशन दे दे, तब इलेक्शन करानी पड़ेगी, बिकॉज सीट इज वेकेंट। हम नहीं बेयर कर सकते भाई ये चीज, हमें तो लॉ बनवाने हैं, हमें तो लॉ एग्जीक्यूट करवाने हैं, कैसे छोड़ दो सीट को खाली। ठीक है ना, तो रेजिग्नेशन। दूसरा, किसी की डेथ हो जाए। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस कोई भी जो लीडर है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तब भी सीट वेकेंट हो जाती है। अंडरस्टूड। थर्ड इज डिस्क्वालिफिकेशन। क्या डिस्क्वालिफिकेशन, बैठ रहा है, कह रहा है कि मैं एमपी हूं। ठीक है, और देखो अगर तुम्हें अपना कोई काम बनवाना है, कुछ नहीं, बस 2 पेटी घर पे भिजवा देना। 2 पेटी आम की नहीं बोल रहा, 2 पेटी कैश की बात कर रहा है। तो ये क्या है, डिसऑनेस्टी है ना, सीट के लिए फायदा उठा रहा है ना वो सीट का, और अपनी लिमिट से बाहर जा रहा है। सो जब ऐसे सिचुएशन होंगी तो भाई उसको डिस्क्वालीफाई जो है कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये जो वैकेंसी होती है वो लोकसभा, स्टेट असेंबली, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहीं की भी हो सकती है। ये कॉमन कंडीशंस हैं जो हैपन, मतलब आ सकती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे काउंट ऑफ सीट्स जो है वो आपका फिक्स नहीं रहता है, बिकॉज देखिए वी आर नॉट श्योर दैट हाउ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू रिजाइन, कब किन की डेथ हो जाए, या फिर कब डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाए। एग्जाम्पल ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि एक एमपी थे एंड ही डिसाइडेड टू रिजाइन। अब इलेक्शन तुमने समझ लिए, अब आ जाओ यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा पे। पहली चीज जो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी, लोकसभा क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, चलो ये लेजिस्लेटिव हो गई, मतलब
यहाँ पे क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कंपेयर कर दो, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है, राइट। एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट इलेक्शन, नोप, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, चलिए आ जाओ आगे। इलेक्शन की बात हो गई, यहां पे कर ली हमने, ठीक है ना। अब यहां पे कितनी सीट्स होती हैं टोटल, देखो अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे 550 है, बट पहले के टाइम पे 552 थी। क्यों लिखवा रही हूँ 552 वो भी देख लो। इसमें से अगर मैं बात करूंगी 530 किसके पास है, स्टेट्स के पास है, ठीक है। बची हुई 20 किसके पास है, यूटी के पास है, ठीक है। 2 किसके पास थी, एंग्लो इंडियंस के पास थी, ठीक है। एंड इसको बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट अगर मैं बात करती हूं तो क्या कर दिया गया, आपका हटा दिया गया, ठीक है। कब था ये, प्लीज लिख लो ईयर, दैट इज 2020। एंड जो बच्चे 2019 कहेंगे थोड़ा ध्यान से पढ़ो, हम इनएक्शन की बात कर रहे हैं, फाइनल डिसीजन जब दिया गया उसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या था आपका 2020 में था। नाउ हु वर एंग्लो इंडियंस, जब ब्रिटिशर्स आए तो हुआ ऐसे कि कुछ मैरिजेस ऐसे हुई जिसमें एक ब्रिटिशर था और एक क्या था, इंडियन था। तो जब इनकी फर्दर जनरेशन हुई तो वो क्या था, एक कॉम्बिनेशन, जिसको हमने क्या बोल दिया, एंग्लो इंडियन बोल दिया। ओके, आपसे अगर पूछ लिया जाए टोटल, आपने बता दी मैम करंटली कितनी है, तो करंटली है आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज योर 543, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने तो 550 कही, 550 हो सकती है, करंटली अभी इतनी है। चलो इधर आ जाओ, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 250 सीट्स है, ठीक है। 250 सीट्स में से 238 सीट्स किसकी है, स्टेट्स की है और यूटी की है। जो 12 बच गई उसको कौन नॉमिनेट करता है, जस्ट अ सेकेंड, तो उसको नॉमिनेट करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, राइट। अब ये 12 किन बेसिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं, कोई भी एक ऐसे इंडिविजुअल जिसने आर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, कोई भी एक ऐसे इंडिविजुअल जिसने साइंस में अच्छा परफॉर्म किया हो, कोई भी इंडिविजुअल जिसने म्यूजिक में, लिटरेचर में, डांस में, किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म किया हो, तो प्रेसिडेंट जो है उनको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए नॉमिनेट करते हैं। ये थोड़ी सी स्पेलिंग वो हो गई है और लिखने का तरीका भी, NOMINAT, ठीक है। नॉमिनेट जो है यहाँ पे लिखा गया है, अंडरस्टूड। चलिए ये बेसिक पॉइंट्स हो गए, अब थोड़े से और पॉइंट्स जो है वो भी हम समझ लेते हैं। सो इलेक्शन हमें पता लग गया, मेंबर्स हमें पता लग गए, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो हो गया सब, अब ये बताओ कि मेंबर्स जो हैं बनते हैं उनकी एज क्या रहती है मिनिमम। अगर लोकसभा की आप पूछोगे 25 ईयर्स रहती है, ठीक है। वहीं अगर राज्यसभा की पूछ लोगे तो वो क्या रहती है, 30 ईयर्स रहती है। टेन्योर आपसे पूछ सकते हैं तो इनका टेन्योर क्या रहता है, 5 ईयर्स का रहता है। इनका टेन्योर कितना रहता है, तो वो आपका 6 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ हर 5 साल बाद तो इलेक्शन होता है और हर 5 साल बाद क्या है, लोकसभा डिसॉल्व होती है और नई लोकसभा जो है बनती है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ 6 साल वाले की, तो यहाँ पे आफ्टर एवरी 2 ईयर्स अगर पूछा जाए तो क्या है, 1/3 लोग क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। अब नाउ व्हाट इज 1/3, मान लो दिस इज योर राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का ये वाला पोर्शन क्या है, आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आपके पास ना क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की स्पेशल पावर क्या है। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब आप इसको भूल नहीं सकते हो। लोकसभा की स्पेशल पावर है मनी बिल। मनी बिल एक ऐसा बिल है, आगे हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, बट ये यहाँ पे ही डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बात कर रहे हैं। मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है, ठीक है। एक ऐसा बिल
जो क्या है अप्रूव होता है सिर्फ लोकसभा की हाँ से, राइट। ये जो बिल है, ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर जो बिल पास होने का होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है ना। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर बिल पास होने का? लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे एंड बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया। इसमें क्या होता है, मनी बिल बना, ठीक है, मनी बिल को राज्यसभा के पास भेजा तो जाता है बट जस्ट फॉर 14 डेज, ये लिमिटेशन है। और किसके लिए? कि भाई आपको क्या करना है, कुछ अगर रिकमेंडेशन देनी है तो बस वो रिकमेंडेशन दे दो, ठीक है। आपका हाँ बोलना, आपका ना बोलना डजंट मैटर। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है कि मनी बिल इज द स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए। एक स्टैटिक पॉइंट जो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, और वो क्या है कि हु इज दिस हेड बेसिकली, या फिर हम बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है लोकसभा का। देखिए ऐसे याद रखो, सभा मतलब बहुत सारे मेंबर्स, ठीक है। सभा को हम मान लेते हैं क्लास, तो क्लास में तो शैतान बच्चे होते हैं ना। देखो मैं सी सेक्शन में थी एंड मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी और मैं आपको बताती हूँ हमारा जो सेक्शन था बदनाम था, ठीक है। पता है क्यों बदनाम? तो मतलब फ्री लेक्चर है ना, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डुब 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 वो बजा रहे हैं, हम बहुत बदनाम थे, ठीक है। और जो हमारा मॉनिटर था ना, वो भी एकदम से ऐसे हिटलर काइंड ऑफ बहुत स्ट्रिक्ट था कि क्यों शोर मचा रहे हो ये वो। तो इससे क्या समझ आया कि जब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है इकट्ठे होते हैं, तो वो शोर मचाते हैं, वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, करते हैं ना, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो वी नीड अ पर्सन जो क्या करेगा, उस डिस्टर्बेंस को काउंटर करेगा। उसी तरीके से लोकसभा एंड राज्यसभा में भी ऐसे ही लोग हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे काउंटर कौन करते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या है ये भी जरा मैं बता दूं, बिकॉज आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे मैम समझ तो नहीं आई, क्या है प्रिसाइडिंग ऑफिसर? प्रिसाइड का मतलब क्या है? शुरू करना। मैंने इस क्लास को शुरू किया है ना, मैंने इस क्लास को क्या किया? प्रिसाइड किया। सो इस क्लास के लिए मैं तुम्हारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गई एक तरीके से। सिमिलरली लोकसभा में कोई भी मीटिंग शुरू की जाएगी, ठीक है, तो वो इस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। क्या बोलते हैं इनको हम? तो दैट इज योर स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब राज्यसभा में भी होगा तो यहाँ पे कौन बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्यों? राज्यसभा है ना, राज्यसभा, तो मॉनिटर भी तो भाई एलीट चाहिए हो ना, उच्च दर्जे का, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोलते हैं, ये भी प्लीज लिख लेना, ऑफिशियो चेयरमैन, ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा गया है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? तो राज्यसभा के स्पीकर हैं, और आप बोल सकते हो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। इसके साथ लोकसभा राज्यसभा जो है सारे यहाँ पे वाइंड हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस है, हु इज द हेड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कौन है हेड? भाई प्रेसिडेंट है, पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं मैं स्टार मार्क क्यों नहीं लगाया पहले, बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। क्या लिखा है? टू हाउसेस। टू हाउसेस का मतलब क्या होता है? बाय, दो। सो बाय कैमरलिज्म, कैमरल या फिर बाय कैमरलिज्म जो होता है लेजिस्लेचर इसको बोला जाता है, जिसमें राज्यसभा एंड लोकसभा आपके दोनों होते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बिल्स, ठीक है। हमने मनी बिल का नाम सुना, देख लो मनी बिल क्या है। मनी बिल आर्टिकल 110 में ऑलरेडी मैं वहां पे मेंशन कर चुकी थी। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जैसे कि टैक्स लगाना, पैसे लेना, लेन देन का काम, ठीक है, किसको कितना, किसे कितना पैसा चूसना है, किसको कितना पैसा देना है, सब इसके अंदर आता है। कौन देखता है? लोकसभा। किसकी स्पेशल पावर है? लोकसभा की। ये देखो मैंने पहले ही कह दिया यहाँ पे शुरू में ही बिल्स के रिगार्डिंग कि ये वो बिल है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट से क्या है प्रायर अप्रूव कराना पड़ता है। हम वेट नहीं करेंगे, हम चाहते हैं इमीडिएटली क्या हो जाए, पहले ही पास हो जाए, तो हम प्रायर में क्या करवा लेंगे? अप्रूव करा लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। आगे, राज्यसभा
चेंजेस नहीं कर सकती, 14 डेज के लिए दिया जाता है। लोकसभा ही इस पे क्या है, फाइनल वर्डिक्ट अपनी सुनाती है। इसमें एनुअल एंड फाइनेंशियल बिल जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल बिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। आर्टिकल 117 में बात की गई है। 2 तरीके के होते हैं, एक तरीका जो सच में पैसों के बारे में बात कर रहा है, एक तरीका जो पैसों से रिलेटेड बात कर रहा है। ओके, वही चीज लिखी गई है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो भी फाइनेंशियल बिल आएगा उसमें पैसा ही चाहिए, उसमें क्या पता आइडिया भी तो दिया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा लगेगा, राइट। तो ये यहाँ पे 2 टाइप्स जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहले टाइप 1 बात करते हैं, तो यहाँ पे मनी बिल वाले कॉन्सेप्ट से, जिसमें भाई पैसा लेने की बात होगी, जिसमें प्रायर अप्रूवल ली जाएगी, जिसमें सिर्फ लोकसभा ही क्या देगी आपको, हाँ और ना भरेगी। आगे टाइप 2 क्या है, जरूरी नहीं है इसमें पैसे लेने की बात हो, बता सकते हैं, ठीक है, इतना लगेगा बाद में दे देना, ऐसी वाली बात इसमें होती है, ठीक है। दोनों हाउसेस की क्या चाहिए, इसमें हामी चाहिए, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, नेसेसरी नहीं है कि हर बार लोकसभा को ही सर पे चढ़ाया जाए और पैसों की बात जो है की जाए। आगे आ जाओ, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है इसमें मैंडेटरी नहीं होती है, विच मीन्स प्रेसिडेंट की हर जगह हाँ बोलना इज ऑल्सो नॉट नीडेड। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी बिल, बहुत सिंपल, कोई भी बिल जो फाइनेंशियल नहीं है, जो मनी नहीं है, दैट इज ऑर्डिनरी, ठीक है। एजुकेशन के रिगार्डिंग ऑर्डिनरी, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग ऑर्डिनरी, मान लो गाड़ियों के रिगार्डिंग ऑर्डिनरी, पैसा वैसा तो नहीं जा रहा ना, पैसा वैसा की बात तो नहीं हो रही, ऑर्डिनरी, सिंपल। ज्यादा ना तुम्हें दिमाग नहीं लगाना इन कॉन्सेप्ट्स में, ऐसे घुस के ना ऐसे गोते नहीं लगाने, समझना है कि अच्छा बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, पन्ने नहीं भरने तुम्हें, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, पता चले पन्ने भरने के लिए मैम ये भी लिखे, नहीं, यहां से कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ऑर्डिनरी बिल, कोई भी मनी बिल के अलावा सब ऑर्डिनरी किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोनों हाउसेस से पास होंगे, प्रेसिडेंट साइन करेगा और चलो बल्ले बल्ले हो गया बिल पास, ठीक है। चलो, सच्ची बल्ले बल्ले मत करना आप घर पे। नाउ चलो, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी बिल, ऐसा बिल, मान लो लोकसभा राज्यसभा की क्या करिए, लड़ाई चल रही है, कह रहे हम नहीं पास करते, हम नहीं पास करते, प्रेसिडेंट कहेगा आ जाओ दोनों, आ जाओ, दोनों को मैं इकट्ठे बताता हूं, तो कभी भी ऑर्डिनरी बिल अटक जाता है तो क्या होता है, जॉइंट सेशन होती है, कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, सिंपल, 108 आर्टिकल में इसकी बात की गई है। बाकी एनवायरमेंट का हो, एजुकेशन का हो, कोई भी बिल हो, दैट इज ऑर्डिनरी बिल, क्योंकि इसमें पैसे की बात नहीं की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 104, 106, 105, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो इसमें हुए हैं, ठीक है। ये अमेंडमेंट बिल जो है आपका आर्टिकल 368 में लिखा गया है, किसी भी हाउस में क्या है, प्रेजेंट हो सकता है, एंड इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारे प्रेसिडेंट जी इस पे हामी नहीं भी भरेंगे, कोई बात नहीं, हम तो इसको पास कर देंगे, क्योंकि लॉ बनाना हमारे हाथ में, लॉ को इनैक्ट करना हमारे हाथ में, ठीक है, ऐसे समझो। चलो, इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट की हामी नामी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान दे लो, व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, देखो, अगर हम बात करते हैं बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों को मिलाकर अगर क्या हो जाए, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी हाँ बोल दे कि हाँ इस बिल को पास करना है, तो ये बिल पास हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, दोनों हाउसेस को मिलाकर जब 2/3 पोर्शन ये बोल दे कि हाँ बिल अच्छा है, पास कर दो, तो बिल को पास कर दो, ठीक है। वहीं अगर वो बिल क्या है, कोई फंडामेंटल राइट है, कोई ऐसा लॉ है जिसमें क्या हो सकता है किसी का शायद से स्कोप ऑफ वायलेशन है, तो हम क्या लेते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं, किनका, स्टेट लेजिस्लेटिव का,
स्टेट लेजिस्लेटिव का क्या ओपिनियन होता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 51% ऑफ मेंबर्स ने कहा कि बिल सही है तो बिल पास कर दो, ठीक है। सो दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं, फर्स्ट ऑफ 2/3, सेकंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल में। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, या फिर हम बात कर सकते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज योर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट? तो दैट इज योर मनी बिल, कि क्या है, हमें मनी बिल में चाहिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बजट सेशन। सेशंस होते क्या है यही समझ लो। सेशन वर्ड का मतलब है कि देखिए लोकसभा एंड राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा? मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मीटिंग लीस्ट क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, विच मीन्स 6 मंथ के बाद ये कंपल्सरी है कि मिलना होना ही चाहिए। एक ना मतलब 6 महीने ऐसे शक्ल देख लो कि अच्छा ये, ठीक है, उसका सेशन कहते हैं, राइट। सो ये क्या है? बेसिक मतलब ऑफ सेशन। अब आता है बजट सेशन, जो क्या है? सबसे बड़ा सेशन है, पैसे का मामला है भाई, बजट सोचो, ठीक है। ये वही बजट है जिसको इस बार का बजट आया तो सारे खुश हो गए, अरे कितना अच्छा है, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतनी सैलरी पे नहीं देना पड़ेगा। बाद में पता चला कि सब देना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, सो ये क्या है? सबसे अगर हम बात करते हैं लेंदीएस्ट आपका सेशन चलता है, सबसे बड़ा सेशन होता है, पैसे का सेशन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों हाउसेस को जो क्या कहते हैं प्रिसाइड करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं, वो कहते हैं चलो साल का पहला सेशन पैसे का सेशन चलाओ, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे बात जो है की जाती है। बजट पूरे जितने भी इंडिया में किस फील्ड में कितना पैसा जाएगा, किस फील्ड में कितना पैसा आएगा, ठीक है, उसको हम बजट सेशन में ही पढ़ते हैं। आगे बजट सेशन जो है उसमें यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है, सारे एग्जाम्पल्स वही है, बजट हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया एंड एप्रोप्रिएशन बिल हो गया। नेक्स्ट मॉनसून सेशन, मैं जैसे याद रखती हूँ मैं वैसे बताती हूँ। मॉनसून में ना मेरे को पकोड़े खाने का, चाय पीने का बहुत मन होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, लोकसभा राज्यसभा आता है और कहते चलो चाय पे चलते, चाय की टपली पे चलते हैं, पकोड़े खाने चलते हैं, दैट्स वाई ये क्या है? मॉनसून सेशन है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। पकोड़े और चाय खाने पड़ेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या है? जुलाई टू सितंबर में कंडक्ट होता है। नेक्स्ट, इसमें पेंडिंग बिल्स और अगर कोई न्यू प्रपोजल है उसकी बात की जाती है। आगे आ जाएंगे, विंटर सेशन सबसे छोटा सेशन है। कैसे याद रख सकते हो? विंटर में हम लोग कोट खरीदते हैं, जैकेट्स खरीदते हैं। लुक, मैं तो जब कोई भी कोट खरीदती हूँ तो मुझे तो बहुत पसंद है उसको फ्लॉन्ट करना, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, कोट पहन के ऑफिस में जाती हूँ और ऐसे ऐसे करती रहती हूँ कि देखो, नोटिस करो, कोई तो बोलो। वही विंटर सेशन है, ठीक है। कपड़े खरीद लिए हैं, अब दिखाने का टाइम है। अब इतने सारे कपड़े हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी पहन के आएंगे तो कम टाइम में सारे दिखा देंगे ना। दैट्स वाई ये क्या है? शॉर्टेस्ट सेशन है जो नवंबर टू दिसंबर चलता है। यहाँ पे पेंडिंग बिल्स कंप्लीट किए जाते हैं, कुछ करंट नेशनल इश्यूज है तो उनको भी काउंटर किया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स बेस्ट मॉनसून सेशन को अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिकॉज हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच सेशन इज द रेलवे बजट? दिस इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ हिंट पीछे ही, ठीक है। सो मुझे कमेंट में आप करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। कुछ यार तुम्हारे लिए भी होमवर्क होना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे घर पे बच्चे जो है आलस में बैठे होंगे। तुम्हारा आलस तोड़ने का ना यही एक क्या कहते हैं मेथड है, ठीक है। मेरे को हिंदी में वर्ड नहीं मिल रहा था तो राइट, तो तुम उठो, मुझे बताओ कि मैम ये सही आंसर, मैं तब समझूं कि हाँ यू आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर योर करियर, ठीक है। चलो आगे, नाइन्थ, द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस कितना होना चाहिए? ये बता देती हूँ, ईजी है क्योंकि दैट इज योर 6 मंथ्स। आगे चलते हैं, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन? दिस इज ऑल्सो यू आर गोइंग टू आंसर मी कि ये क्या है, बिकॉज मैंने ये पॉइंट हाईलाइट करा है, और तो पीछे वाला भी करा था, पर चलो
थोड़ा बहुत तो रहम खा सकती हूँ मैं तुम पे। तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसी के साथ वी आर डन विद आवर पार्लियामेंट। अच्छे से पढ़ लिया ना इसको, तो तुम्हारे जितने भी एसएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, यू सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सीरियस हो गए, अच्छे से पढ़ा होगा, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। जो आलसी होंगे उनको आई कांट हेल्प इट। ठीक है, बस यही कह सकती हूँ कि प्लीज अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। पेरेंट्स बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, मत उनकी उम्मीदें खराब करो। इमेजिन करके देखो कि जब तुम एग्जाम क्लियर करोगे, तुमसे ज्यादा खुश वो लोग होंगे, राइट। सो प्लीज उनके लिए आलस छोड़ो, थोड़ी सी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम क्लियर करो, पार्टी करो, मजे मारो, राइट। सो विद दिस नोट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टडी वेल। थैंक यू।